Good evening again, students. As you all know कि you are in a 10th standard पहुंच चुके हो, कुछ लोग एग्जाम देते भी रहेंगे या दे चुके होंगे तो रिजल्ट आना बाकी होगा, लेकिन ऐसा मान के चलो कि आप लोग अब 10th में पहुंच गए, ठीक है। और 10th का लास्ट बोर्ड है ये, मतलब जो अपना एसएससी बोर्ड चल रहा था तो ये लास्ट बोर्ड है। उसके बाद से 10th के बोर्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे और 12th में ही खाली बोर्ड होने वाला है। सो एक इम्पोर्टेंट ईयर भी बोलूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इतनी मेहनत तो करनी है ज़रूर ताकि पास आउट हो जाओ और कोई भी बीच में लटको मत, कारण कि क्योंकि बोर्ड कैंसिल है फिर सफ़र करना पड़ेगा, है ना। सो इतने 9 to 10 ईयर्स आपने जो भी दिया अपने स्टडी में, लाइक जूनियर केजी से किसी ने पढ़ाई किया, कोई फर्स्ट से गया होगा स्कूल में, है ना। तो पूरे टोटल 10 ईयर आपने स्पेंड किया अपने एजुकेशन के ऊपर, जिसका रियल वैल्यू इस साल जो कमिंग ईयर है इसमें निकालना है, क्योंकि यहीं से आपके स्ट्रीम सिलेक्शंस, चॉइस, आपके करियर का चॉइस जो है वो स्टार्ट होगा। सो ऐसा मान के चलो कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड है वो आपके करियर को डायरेक्शन देने वाला ईयर है, समझा। तो अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई, जो भी पढ़ाई जैसे भी की थी, डजेंट मैटर, बट अब से जो पढ़ाई करनी है वो बेस्ट टू बेस्ट करना है आप लोगों को, ताकि आपके फ्यूचर को, आपके करियर को आप एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाओ। समझ में आ रहा है। तो अगर 9 to 10 ईयर आपने उतना ध्यान नहीं दिया था अपनी स्टडी की तरफ, बट आपको ये ईयर जो आया है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़ाई करना है। सो 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद यू हैव टू सेट योर गोल। आपको पहले तो आपके गोल सेट करने हैं कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट, आपको कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो एक सेट करो, अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रिपेयर करना है। 10th के जो सिलेबस है एज कंपेयर टू 9 मतलब हलवा है, इजी है, समझ में आ रहा है। प्रॉपर अपने क्लास में वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके आपको प्रिपरेशन कराए जाते हैं एंड देन उसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे वीकली टेस्ट आपको कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे टेस्ट के जो चैप्टर्स है वो भी बढ़ते जाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दिसंबर या नवंबर तक, नवंबर या दिसंबर तक में, नवंबर में हम लोग फाइनल कर देते हैं पूरा पोर्शन। और बेसिकली स्टूडेंट लोगों को 4 प्रीलिम्स जो है पूरे टेक्स्ट बुक के लिखने को मिलते हैं अपने क्लासेस में, तो अच्छी तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो अगर आप लोग प्रॉपर टेस्ट को कंडक्ट करते हुए चल रहे हो तो बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन मिल जाएगा। लेक्चर में प्रॉपरली अटेंड करना है, मैं नहीं बोलता कि आपको घर पे बहुत पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको घर पे थोड़ा सा टाइम देना है, क्लास में जब लेक्चर चलते हैं प्रॉपरली हर एक लेक्चर को आपको फोकस करना है। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा ऑन द स्पॉट टीचर को हैंड रेज करके पूछना है, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, प्लीज रिपीट अगेन, क्लियर अगेन, समझा, वो आपको समझा देंगे और उसके बाद आगे जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। मार्क्स बहुत स्कोर करना है, ये भी खास ज़्यादा मैटर नहीं करता अपने लाइफ के लिए। ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा स्किल कितना डेवलप हुआ है एज पर ग्रोथ, आवर बॉडी, आवर क्वालिफिकेशन एंड ऑल, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है। सो आज का जो चैप्टर या आज का जो सब्जेक्ट है उसको मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट्स को इजी टू इजी वे में ले जाके समझा के दिखाऊंगा। और अगर कुछ भी किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आएगी तो वो पूछेगा मुझसे, मैं गारंटी अभी ऑन द स्पॉट वीडियो रिकॉर्डिंग है, इतनी इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि विदाउट टेक्स्ट बुक आपको खोले मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करा दूंगा, ठीक है। मेरे टीचिंग का स्टाइल यही है कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ पार्ट यही क्लियर करा के भेजूंगा, ताकि घर पे आप अगर आधा घंटा भी उस चैप्टर को देते हो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं से तैयार करके भेज दूंगा, वहाँ का बर्डन बहुत कम, ओके। और एक स्टाइल की दूसरी बात कि जब हमारे लेक्चर्स आगे कंटिन्यू, फिलहाल तो ये डेमो है, लेकिन उसके बाद भी जब हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे तो टीचर कम फ्रेंड, इट मीन्स कि हम लोग एक फ्रेंड के हिसाब से भी जाएंगे। तो विदाउट फियर जब किसी को कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो पूछ सकता है, क्लियर कर सकता है। मेरा मोटो, मेरा पर्पस एक ही है कि वॉट एवर आई थॉट, जो भी मैंने सिखाया आप लोगों को
वो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्पस है, मेरा गोल है, और आपका भी गोल ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि जो आज क्लास में चला वो मेरे दिमाग तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो क्लास, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे, आपसे ही करता हूँ। यू आर स्टेइंग इन दीवा, यू नो वेरी वेल, आप दीवा में रहते हैं। ठीक है, जो दीवा है वो पर्टिकुलर इलाका है, जो एरिया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन एंड महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है, किसी को पता है? वेरी गुड, 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में टोटल। ठीक है, तो ये टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक स्टेट बना हुआ जिसका नाम है महाराष्ट्र। एज लाइक दैट पूरे इंडिया के अंदर कितने स्टेट से कौन बताएंगे? 29 स्टेट है, समझा? और ये पूरे 29 स्टेट को मिला करके एक कंट्री बना हुआ जिसका नाम है हमारा इंडिया। ठीक है, अब ये जो इंडिया है दैट आल्सो कम्स अंडर एनी पर्टिकुलर एरिया और द रीजन, जिसका एक नाम होगा जिसमें बहुत सारे देश आते होंगे। तो उस पर्टिकुलर रीजन को, एरियाज को हम लोग क्या बोलते होंगे? कॉन्टिनेंट बोलते होंगे। एंड दैट कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज एशिया कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया कम्स अंडर द एशिया कॉन्टिनेंट। तो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कौन बताएगा? 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर है कि देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, बराबर है। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ही बहुत सारे देश बने हुए हैं। तो कोई बताएगा मुझे हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 195 बोलो या 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर टोटल 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो ऐसे ही करके पूरा हमारा अर्थ सेप हुआ है। ठीक, तो ये अर्थ के ऊपर जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, उन कॉन्टिनेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो आजू बाजू में जितने भी आपको पार्ट ऑफ वाटर मिलेंगे दैट कॉल्ड एज ओशियन या फिर सी के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ के नाम ओशियन है तो कुछ के नाम सी है। तो कितने ओशियन है इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड? 5 ओशियन, 5 ओशियन है। वेरी गुड। कौन कौन से? सबसे पहला अटलांटिक ओशियन, एक। दूसरा इंडियन ओशियन, 2। पैसिफिक ओशियन, उसके बाद 4th वन अरेबियन सी है, मैं ओशियन की बात कर रहा हूँ। साउथ ओशियन, और 5वां है आर्कटिक। ठीक है, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और 5 क्या है? ओशियन। पॉइंट समझा? तो एक ऊपर का ओवरव्यू क्लियर हुआ हमारे अर्थ का। अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियंस, और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, मैंने बोला अपने सीज होंगे, है ना। अब इस पर्टिकुलर जो भी एरियाज को हम लोग बता रहे कि दीवा यहाँ पर है, या महाराष्ट्र पर्टिकुलर इस लोकेशन में आता होगा, यहाँ वहाँ आता होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली लोकेट करने के लिए, यानी कौन सा कंट्री कौन से डायरेक्शन में कितने डिग्री पर, कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर अवेलेबल है या सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम लोग ये प्रॉपर लोकेशन दे सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री कौन से डायरेक्शन में, कौन से अपने पॉइंट पर आते हैं वो। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होगा उसका, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होगा उसका, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हम लोग इसके अंदर देखने वाले। सो इन दिस ईयर इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट यू आर स्टडीड अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्राजील। ये 2 देशों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूरे जो 10 चैप्टर तक दिए हुए, 9 चैप्टर तक टोटली वही दिया हुआ। ठीक है, यानी ब्राजील और इंडिया के बारे में। आपके मन में ये भी क्वेश्चन क्रिएट होगा पढ़ाने के बाद कि सर व्हाई द ब्राजील इज टेकन इनटू द कंपैरिजन ऑफ इंडिया, ब्राजील को ही क्यों लिया गया है हर एक चैप्टर के अंदर इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिया लिया क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो इंडिया को लिया, समझ में आता है सर, बट व्हाई ब्राजील इज टू बी टेकन इनटू कंपैरिजन ऑफ इंडिया, बहुत सारे देश है उनको क्यों नहीं लिया, समझा ना। तो उसके रीजंस भी मैं क्लियर करूंगा इसके अंदर, जिसमें आपको समझाऊंगा कि द व्हाई ब्राजील इज टू बी टेकन इनटू द कंपैरिजन ऑफ इन अगेंस्ट ऑफ इंडिया, या फिर आपको आपके 10 के सिलेबस में क्यों पढ़ना है, इतना समझा।
पेपर बहुत ही इजी आएगा, पूरे पैटर्न्स आपको पूरे समझा दिए जाएंगे। सो टुडेज चैप्टर इज लोकेशन एंड एक्सटेंड, यानी लेसन नंबर 12 अपना 2 है आपका। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो टोटली फील्ड विजिट है, जिसके अंदर एक कन्वर्सेशन है, उसके 5 क्वेश्चंस है। उन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे दूंगा और वही 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने जो बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट लेसन का कोई टेंशन आपको लेना ही नहीं। आपकी एक्चुअल पढ़ाई करनी कहाँ से, आपको लेसन नंबर 2 से, जिसमें टेक्स्ट बुक खोलो ही मत आप। लोकेशन एंड एक्सटेंड की मैं बात करता हूँ। तो लोकेशन और एक्सटेंड मीन्स व्हाट? तो एनी रीजन और द प्लेस, any region or the place located or situated on an earth, ठीक है, located or situated on an earth is called as location, समझा ना। any region or the part of area that situated on an earth, जो पृथ्वी पर अर्थ पर कहीं तो situated होता है, तो that particular region located on an earth in which part, किस part में, in which direction, कौन से direction में है, that is called as location, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे। and that region extended from where to where, यानी east to west, north to south, how much it is extended, कितना दूर तक वो फैला हुआ है, यानी नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लोकेशन एंड एक्सटेंशन। पॉइंट समझा? लोकेशन मतलब क्या पढ़ने वाले हो आप, कि दैट पर्टिकुलर रीजन located in which part of earth as per hemisphere, as per latitudinal and longitudinal extension के हिसाब से वो कहाँ पर आता है इस अर्थ पर, इसको आप लोकेशन बोलोगे। और from where to where it is extended, यानी कितना दूर तक, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, that is extension। इतना समझा? कोई डिफिकल्टी? तो मैंने अभी खाली टाइटल का मीन्स आपको क्लियर किया है कि what is location और what is extension, ठीक है। तो लोकेशन मीन्स व्हाट, मैंने बोला द पर्टिकुलर रीजन और द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, दैट सिचुएटेड ऑन एन अर्थ, जो पृथ्वी पर कहीं तो सिचुएटेड होगा, दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज कॉल्ड एज लोकेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे, ठीक। एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज एन एक्सटेंडेड, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, दैट वी विल स्टडी इन एन एक्सटेंशन पार्ट, जो हम लोग एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ क्लूज पॉइंट रखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लू पॉइंट यू शुड, यानी आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि वो कौन सी कंट्री है या किसके बारे में ये बात चल रही है, समझा? तो सबसे पहला मैं ये बात करूंगा कि इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब वो फर्स्ट पर है, अब वो जो देश की मैं बात कर रहा हूँ वो देश अब फर्स्ट पे है, लेकिन कुछ सालों पहले वो सेकेंड पर था। आपका टेक्स्ट बुक चेंज नहीं हुआ है, सो दैट अभी भी आपको सेकंड के हिसाब से कंसीडर करना है, समझा ना। तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एक ऐसा देश जो दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, यस, इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये पहला क्लू पॉइंट है, ठीक है। इंडिया इज फेमस फॉर द स्पाइसेस, यानी इट इज फेमस फॉर द स्पाइसेस। हमारे देश में मसालों के लिए तो जबरदस्त पहचान है हमारे देश की, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज जब खाने जाते हैं हम लोग, ऑलरेडी वो मस्त बना के शेजवान चटनी ये वो सब मस्त मिक्स करके अपने हिसाब से तो बेस्ट बना के देते हैं। बट आप लोग जब खाने बैठते हो तो अलग से उससे बोलोगे थोड़ा चटनी देना, सोया सॉस देना, चिल्ली सॉस देना, मिला के फिर चाइनीज बनाते हो, उसके बाद खाते हो, है ना। तो बोलने का मतलब हमको चटपटा खाना बहुत पसंद है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्री वो फेमस है फॉर काय के लिए, स्पाइसेस, ठीक है। तो इट इज फेमस फॉर द स्पाइसेस। पहला पॉइंट क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा, इट इज फेमस फॉर द स्पाइसेस। अच्छा ठीक है, एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलरली फेमस स्पोर्ट्स क्या देखने को मिलता है, क्रिकेट। हालांकि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सा है, हॉकी। लेकिन यहाँ पर हॉकी लोगों को मारने के काम में लाया जाता है, समझा। कहीं कुछ लफड़ा हो जाए ये हॉकी लेके आना,
कभी किसी को देखा हॉकी खेलने चलते, सब बोले क्रिकेट। यानी आज के टाइम में अगर देखो तो इतना बड़ा छोटा बच्चा रहेगा ना, उसकी मम्मी भी अगर काम में तो टेंशन नहीं लेना है, एक प्लास्टिक का बैट बॉल खरीद के दे देना है और 11 के 11 प्लेयर सब बच्चे में भरे हुए होते हैं। वो खुद ही अपना बैट बॉल ले लेगा, खुद ही मारे, खुद ही जाएगा यहाँ वहाँ, समझा ना। यानी पूरा का पूरा प्लेयर उसी के अंदर घुसा हुआ रहता है। यानी क्रिकेट आप देखो तो क्रिकेट खेलने के लिए अपने को कोई जगह की जरूरत भी नहीं है। अगर हम लोग छोटे तो छोटा सा गली मिलता है, वहाँ भी चालू हो जाता है, ठीक है। अपने को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं, लाइक स्टैम्प वगैरह। बहुत बार क्या करते, चप्पल उप्पल ही लगा देते हैं दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर से गया तो आउट है, ये वाइट है, ये वो है, समझा। और दीवा के तो बच्चे और अपने फेमस है शमशान के यहाँ जो खेलते हैं, वहाँ शमशान के यहाँ पर कहीं लकड़ी उकड़ी जलती रहती है, बस उसको भी उठा लाते स्टैम्प बना रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि जब मैचेस होते हैं आपको पता है रोड भी जाम हो जाता है पूरा। तो क्रिकेट इज एन पॉपुलर स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री, यानी इस देश में क्रिकेट जो है वो पॉपुलर स्पोर्ट्स है। एंड ट्राई कलर इज द फ्लैग ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का जो झंडा है वो 3 रंगों का है, ठीक है। तो वो कंट्री कौन सा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने सारे क्लू काफी अपने भारत देश को पहचानने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा इट इज फेमस फॉर द, तीसरा इट इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर इज क्रिकेट, ठीक है। द ट्राई कलर इज द फ्लैग ऑफ इंडिया। पॉइंट समझा? ये सब पूरा अगर इंफॉर्मेशन निकाला तो हमको एक ही देश का नाम आएगा, दैट इज इंडिया। समझा? तो मेरा भारत महान, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। नाउ थोड़े आगे और चलते हैं। अब मैं बात करूंगा दूसरे कंट्री के क्लू को लेके। तो वहां पर सबसे पहले तो गब्बर शोले पिक्चर देखा आप लोगों ने? उसमें गब्बर के साथ में एक फेमस कैरेक्टर हुआ करता था, जो बहुत अक्सर जब गब्बर को कुछ पूछना था तो उसको ही पूछता था। किसको पूछा था? सांबा, बराबर ना? अरे वो सांबा कितना इनाम है, ठीक है। तो एक पर्सन था उसके बाजू में जिसका नाम क्या था? सांबा। क्या नाम था? ऐसी क्या हुआ था ना कि समझो गब्बर बुढ़ा हो गया, एजेड हो गया। पहले गब्बर जो मूवी में थोड़ा जवान है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अभी गब्बर क्या हो गया, बहुत एजेड हो गया, बुढ़ा हो गया। और सांबा बेचारे एकदम उमरा के पहाड़ी में बिठाए हुए एकदम टॉप पे, ठीक है। वहां पर एकदम धूप कड़क वाली अभी जैसे चल रही वैसे। सांबा का भी दिमाग एकदम गर्म हो गया धूप से। यहाँ से गब्बर चालू हो गया, बोलता अरे वो सांबा कितना इनाम रखी है। बोलेगा अबे चुप बैठ, कब से तो धूप में बिठाया, आंटियां दिमाग का गर्म हो गया है और बार बार पूछता है कितना इनाम रखे, कितना इनाम रखे। अभी नीचे आऊंगा इतना मारूंगा ना। तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम था क्या? सांबा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, इन ब्राजील जो देश है, ठीक है, देयर सांबा डांस इज एन फेमस। तो इट इज फेमस फॉर द सांबा डांस। इट इज फेमस फॉर द सांबा डांस। कौन सा डांस? सांबा डांस। कौन सा डांस? सांबा डांस। समझाना तो सांबा सांबर नहीं बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज फेमस फॉर द सांबा डांस। पॉइंट पूरा क्लियर। दूसरा, इट इज फेमस फॉर द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अगर बेस्ट क्वालिटी की और मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन वाला अगर कोई कंट्री है वो है, समझ में आ रहा है? तो इट इज फेमस फॉर द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। एंड उसके बाद अगर मैं बात बोलूं यहाँ पर, तो फुटबॉल इज एन पॉपुलर स्पोर्ट्स इन दैट कंट्री। उस देश में पॉपुलर जो स्पोर्ट है वो कौन सा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल इज एन पॉपुलर स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री, ठीक है। दैट कंट्री इज नोन एज, उस कंट्री का नाम है ब्राजील। पॉइंट समझा? यस। तो यहाँ के हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, यहाँ के 3 पॉइंट देखे, ठीक है। यहाँ के हालांकि 4 पॉइंट देंगे थे। अब मुझे फटाफट यहाँ से 3 पॉइंट आप लोग बताओगे, बोलो। इस साइड पहले इंडिया से शुरू करो। सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट, इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। थर्ड पॉइंट, यानी cricket is a popular sports in India. Is it clear all? One side part पूरा clear, other side part कौन बताएगा? देखो खुद से खड़े हो जाएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं बोलूँगा तुम खड़े हो। कौन बोलेगा? बोल चल। फिर इंडिया क्यों? अभी ब्राजील।
ब्राजील इज एन फेमस फॉर द सांबा डांस, या फिर सांबा डांस इज एन पॉपुलर डांस इन दिस कंट्री। ठीक है, आगे। फेमस फॉर द फुटबॉल, यानी फुटबॉल इज एन पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर। थर्ड पॉइंट, इट इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो होप सो आपको जो ये पार्ट था क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा, ब्राजील एज वेल एज इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, यानी इंडिया का लोकेशन और इंडिया का एक्सटेंशन। पॉइंट क्लियर? सो सबसे पहले इंडिया जो है वो किस टाइप की कंट्री है? तो इंडिया इज एन रिपब्लिकन कंट्री। कैसा कंट्री है ये? ठीक है, यानी गणराज्य बोलते हैं इसको। ठीक, रिपब्लिक मतलब क्या समझते हो? बोलो। रिपब्लिक मीन्स व्हाट? इंडिया इज एन रिपब्लिकन कंट्री मतलब क्या? द कंट्री इन विच द हेड ऑफ कंट्री मतलब जो सबसे फर्स्ट पर्सन माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन माना जाता है पूरे देश का। ठीक है, दैट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, तो द कंट्री इन विच द हेड ऑफ द कंट्री इज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। समझा? जैसे कि राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? तो हमारा देश जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। समझा? इस साल के बोर्ड का एग्जाम के फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्राजील एज वेल एज इंडिया दोनों में सेम है, रिपब्लिकन कंट्री दोनों है, इंडिया एज वेल एज ब्राजील। तो किस टाइप की सिस्टम चलती है, कौन सी प्रकार की कंट्री है ये? तो ये दोनों कौन सी कंट्री है? रिपब्लिकन। पॉइंट समझा? इंडिया एज वेल एज ब्राजील। तो पहला नेम ऑफ कंट्री क्या था? इंडिया। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिया खाली नहीं बोलेंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, कैपिटल ऑफ द कंट्री। द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज ना न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली। पहला पॉइंट क्लियर। नेम ऑफ कंट्री क्या है? इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरा, कैपिटल ऑफ द कंट्री न्यू दिल्ली। पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप इस बातों को जानो कि दिस इज एन अर्थ, ये अपना अर्थ है। ओके, अर्थ पे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सपोज एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पहला कॉन्टिनेंट है, ठीक, इसको हम लोग फर्स्ट नाम देते हैं और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके नीचे लटका हुआ एक देश और है, इसका नाम है साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाजू में इसका एक भाई है, यहाँ बीच में आता है, इसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। ठीक, उससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर यूरोप। कौन मिलेगा? यूरोप। समझ में आ रहा है? उससे टच में आप थोड़ा सा होकर के आओगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा, या सॉरी कॉन्टिनेंट मिलेगा, जिसका नाम है एशिया। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसका नंबर है 6, और एक यहाँ पर मिलेगा अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपका नंबर आ जाएगा 7। पॉइंट समझा? तो टोटल इस तरीके से ये अर्थ के ऊपर लोकेटेड है। ओके, अब ये तो कॉन्टिनेंट का डिटेल हुआ। सबसे अब दूसरा जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है लाइन्स। ठीक, तो एकदम अर्थ को लैटिट्यूडली डिवाइड करता है। ठीक है, पैरेलल लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू द 2 इक्वल पार्ट। पैरेलली इंडिया को पैरेलली वर्ल्ड को 2 पार्ट पे जो डिवाइड करने वाला लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? क्या है? इक्वेटर। पॉइंट समझा? एक लाइन जो कहां से होकर गुजरता है, एकदम बीचों बीच से, उसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के बाद एक थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, 30 डिग्री समथिंग कुछ मिनट पर है। ठीक, तो इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और एक सेम डिग्री वैल्यू से काटते हुए जाएगा, जो कि 30 डिग्री पर ही है। 30 डिग्री 25 मिनट समथिंग कुछ है। हाँ, 25 मिनट आई थी। इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 3 लाइंस जो है अर्थ के ऊपर मेनली, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको पढ़ने उसके बारे में खाली इंफॉर्मेशन दिया। जो बीच की लाइन है इक्वेटर, जो 0 डिग्री मेरिडियन पर है। उसके बाद उसके ऊपर जब जाओगे आप 30 डिग्री 25 मिनट समथिंग पर एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा 30 डिग्री 25 मिनट पर, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये लाइंस का इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब इंडिया को हेमिस्फीयर के हिसाब से पोल के अकॉर्डिंग भी बांटा गया। तो जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पॉइंट, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। सेम वैसे नीचे जो है उसको साउथ पोल। वैसे इसमें जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट पोल। और इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट पोल। समझा? पोल्स क्लियर हो गए। पहला लाइंस क्लियर, दूसरा पोल्स क्लियर, तीसरा अगर मैं पॉइंट रखूंगा हेमिस्फीयर। क्या रखूंगा? हेमिस्फीयर मतलब डायरेक्ट, स्फीयर क्या होता है? गोले का पार्ट, हिस्सा। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ को डिवाइड करूं तो एक पार्ट ऐसा निकल सकता है, एक पार्ट ऐसे निकल सकता है, एक पार्ट ऐसे निकल सकता है, एक पार्ट ऐसे निकल सकता है ना? यही हो सकता है 4 हिस्सा इसका। तो जो इस तरह से ऊपर वाला है, इसको पूरा हम लोग नॉर्थन, ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर, या फिर साउथ हेमिस्फीयर बोलो या सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों को कोई नहीं। ये साइड जो है, इधर क्या है? पॉइंट समझा? हेमिस्फीयर भी क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या नाम लिया? आपको लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और ये लैटिट्यूडनल लाइंस है, सब लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है? और अगर मैंने बोला कि इसको इस तरीके से अगर डिवाइड करो स्फीयर के हिसाब से, हाफ हाफ के हिसाब से, तो हाफ अपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, हाफ बिलो वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर, हाफ कौन से साइड का? ये है राइट साइड। तो जो है वो आपका क्या जाएगा? वेस्ट। समझा? वेस्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट साइड का जो है ईस्ट। पॉइंट समझा? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? ओके। सो क्लास, यहाँ पर अभी हेमिस्फीयर का इंफॉर्मेशन भी ले लिया। हम जिस देश के बारे में भी पढ़ने की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला तो देश जिसका नाम आपने इंडिया लिया। इंडिया आपको मालूम है पहले से एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। आज दिस इज आवर एशिया कॉन्टिनेंट, ये अपना एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और दूसरा जो कंट्री है ब्राजील, वो आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ आता है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ इस तरीके से पार्ट है उसका, ये है ब्राजील का हिस्सा। ठीक है, और यहाँ का जो हिस्सा समझो, ये कौन सा? अपना इंडिया का हिस्सा। पॉइंट समझा? तो अब मैं अपने टॉपिक पर वापस से आ जाता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी तक एक इन्फॉर्मेशन दिया था, नेम ऑफ कंट्री, इसका नाम आपने बताया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरा मैंने बोला कैपिटल ऑफ द कंट्री इज न्यू दिल्ली। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका कि ये लोकेट कहाँ करता है ऑन एन अर्थ, अर्थ पर ये कहाँ पर है, समझा ना? तो इंडिया इज लोकेटेड, इंडिया जो है वो लोकेट करता है कहाँ पर? अर्थ के ऊपर। तो कौन से डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है? तो अगर चेक करोगे आप हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो वो इसमें आता है या इसमें आता है? नॉर्थ में आ रहा है। कहाँ है? नॉर्थ। तो एक आंसर मिला आपको नॉर्थ। ठीक है, इसमें आता है कि इसमें आता है? ईस्ट में आता है, बराबर ना? तो एक नॉर्थ और एक ईस्ट। इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन एन एशिया, ऑन एन अर्थ। पहला पॉइंट समझा मैंने क्या बोला? इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन एन अर्थ। पहला लाइन में कोई डिफिकल्टी है? क्या बोला मैंने? इंडिया इज लोकेटेड इन अ नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन एन अर्थ। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं बात करूंगा कॉन्टिनेंट के हिसाब से। कौन से कॉन्टिनेंट? अभी कॉन्टिनेंट भी जब होगा, सपोज ये ऐसे ऐसे करके, ये अपने इंडिया का ही एशिया कॉन्टिनेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अपना एशिया है,
अब ये वाला पार्ट मैंने बोला कौन सा इंडिया का हिस्सा है। अब इसको अगर मैं डायरेक्शन दूं तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। तो इंडिया का लोकेशन डायरेक्शन वाइज एशिया में कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ में आ रहा है। तो इट इज लोकेटेड द साउथ साइड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। It is located south side of Asian continent. It is located south side of Asian continent. Point पूरा crystal clear? Yes. Okay. Name of country? Republic of India. Capital of country? New Delhi. उसके बाद मैंने बोला कि ये हेमिस्फीयर के बेस पर लोकेट करता है। इट इज लोकेटेड इन अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑन एन उसके बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बोला किसके हिसाब से? कॉन्टिनेंट के हिसाब से। तो इट इज लोकेटेड इन अ साउथ साइड ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में ये साउथ साइड में आता है। सबको पूरा पॉइंट क्लियर? Yes. ओके। अब जब मैप को आप जूम करके देखो एकदम, तो इसके ऊपर ना ग्रेटिकल्स, ऐसे बहुत सारे ग्रेटिकल्स लाइंस बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? आपने ऐसे लाइंस देखे होंगे जो अर्थ के ऊपर बने होते हैं, जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसा कोई भी लाइन है नहीं। इस लाइन को हम लोग ग्रेटिकल्स बोलते हैं। और ये ग्रेटिकल्स क्यों बनाया गया है? तो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन एनी रीजन इन एन यानी ऑन एन अर्थ पर कोई भी पर्टिकुलर एरिया कितने डायरेक्शन में, कितने मिनट में, कितने सेकंड पर अवेलेबल है, उसका अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ग्रेटिकल एकदम प्रॉपर एग्जैक्टली विदाउट एनी मिस्टेक आपको उसका इंफॉर्मेशन देगा। इतना समझा? तो ये ग्रेटिकल्स इसके लिए अपने को जरूरी है। इसको हिंदी में रेखाजाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रेटिकल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब ये ग्रेटिकल्स को आप जूम करोगे ना, तो जूम करने के बाद आप लोगों को कुछ इंडिया का जब डायरेक्शन मिलेगा आपके बुक में, तो कुछ इस तरीके का इसे आएगा। समझो ऐसा ऐसा है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा है ऐसे कुछ भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या? तो देखो, आप जब ऐसे मैप पे देखोगे तो ऐसे जूम करेंगे ना, तो पूरा ग्रेटिकल के सामने आ जाएगा, है ना? अब उसके बाद आप इस लाइन को हम लोग, ये जो लेटा हुआ लाइन है, इस लेटे हुए लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो ऐसा लंबा है उसको लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो लेटे वाले को क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। लंबे वाले को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड और लेटा हुआ है लैटिट्यूड। पॉइंट समझा? तो अगर हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जब देखेंगे मैप का, तो कैसे कहां से कहां के डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, हमारा इंडिया किस पार्ट में आता है, यानी हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो इस साइड आता है। ठीक है, तो जब कोई भी कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट जो एरिया अगर समझो इस साइड में आता है, इस हिस्से में आता है, तो आप जब मैप को देखने की शुरुआत करोगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा आपका? यहाँ के डायरेक्शन में, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ देखोगे। कहाँ से? यहाँ से यहाँ की तरफ देखोगे। समझ में आ रहा है? कोई अगर कंट्री समझो इस साइड वाले हिस्से में आ रहा है, तो आप जब देखना चालू करोगे तो कहाँ से देखोगे? यहाँ से यहाँ की तरफ। पॉइंट समझा? कोई कंट्री अगर सपोज इस हिस्से में आ रहा है, तो आप कहाँ से देखोगे? नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। कहाँ से देखोगे? नीचे से ऊपर। मैं आज मैप देखना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कोई कंट्री नीचे आता है, उसको देखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ। पॉइंट समझा? अभी तो अगर आपका कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट टू ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट टू ईस्ट। अगर वेस्ट की तरफ देख रहे हो तो वेस्ट टू वेस्ट। और अगर आप लोग नॉर्थ में हो तो नॉर्थ टू नॉर्थ। और अगर आप साउथ में देख रहे हो तो नॉर्थ टू साउथ रहेगा। समझा ना? साउथ टू साउथ रहता है एक्चुअली, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी पार्ट किसी और स्फीयर में घुसा हुआ है तो उस स्फीयर से फिर नीचे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि? तो अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? इंडिया का। इसको जूम के, ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा था? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। किस में आ रहा था? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब ही जाएगा नॉर्थ टू नॉर्थ जाने वाला है, पॉइंट समझा? नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ जाने वाला है। तो जब आप देखोगे मैप को ना, तो एक लाइन जो इंडिया का ये वाला पॉइंट है ना एकदम लास्ट वाला टी, इससे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में आपको ना यहाँ पर मिलेगा 8 डिग्री। कितना मिलेगा? 8 समझा ना? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये एक डैश का मतलब मिनट, अगर 2 डैश होता तो सेकंड। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज ऐसे दे दिया 8 डिग्री 4 मिनट और मान लो ऐसे ऐसे दिया, इसको कैसे रीडिंग करेंगे ज्योग्राफी की? 8 डिग्री 4 मिनट समझा? नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट व्हाटएवर, समझा ना कैसे रीडिंग करते हैं इसको? ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। नॉर्थ में कितना मिलेगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग कौन से में आ रही है, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। उसको आप सोचोगे सर साउथ, नीचे से साउथ से ऊपर जा रहे हैं ना, लेकिन हेमिस्फीयर में कंप्लीटली वो पूरा ऊपर के हेमिस्फीयर में आ रहा है। इसके लिए पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका? नॉर्थ टू नॉर्थ रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्थ टू नॉर्थ रहेगा। पॉइंट समझा? तो यहाँ पर आपका कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। अब इससे एक लाइन देखो ना, यहाँ पर भी गुजारा है मैंने, ये है आपका 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है समथिंग, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट, समझा क्लास? तो अगर मैं इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन बोल रहा हूँ, तो लैटिट्यूडनल लोकेशन में ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ तक में कोई भी डिफिकल्टी है आप लोगों को? समझा पूरा? पहले ऑर्डर अर्थ के हिसाब से लोकेशन, फिर कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसका लोकेशन, और फिर आप उसका एक्सटेंशन पढ़ रहे हो, एक्सटेंशन में वो कितना फैला हुआ है, तो आप कैसे बोलोगे? नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इतना समझा? अब इसका अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन, लंबे में कितना फैला हुआ है ये, तो लंबाई के हिसाब से हम लोग लंबाई कैसे मापेंगे? ऐसे, समझा ना? तो आप क्या करोगे? इसको टच करके एक लाइन गई होगी, समझा? और एक लाइन क्या होगी? यहाँ से और एकदम टच करोगे, समझा? तो मैं डायरेक्ट आपकी डिग्री वैल्यू बताऊंगा, मिनट की वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन आप मेजर करोगे ना, ये वाला इसके ऊपर, तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखा रहेगा जिसका नाम है 68 डिग्री। कितना है? 68, समझा? 68 डिग्री। और क्योंकि आप कौन से हेमिस्फीयर में पार्ट आ रहा था अपना? ईस्ट वाले में ना, तो ईस्ट टू ईस्ट रहेगा। क्या रहेगा? ईस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू रहेगा ये ऐसे रहेगा, समझे? ईस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ, ईस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके डिग्री वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको मिनट वैल्यू दिया हुआ है। आपको डिग्री वैल्यू खाली पता करना। डिग्री वैल्यू मैं बता रहा हूँ कितना है? 68 डिग्री। कितना है? 68 डिग्री। और जब इस लाइन को खींच के लेके जाओगे ना ऊपर, तो यहाँ पर मिलेगा 97 डिग्री। कितना मिलेगा? 97 डिग्री। समझ में आया? डिफिकल्टी है कुछ भी? तो पूरा का पूरा एक्सटेंशन भी क्लियर हो गया इंडिया का। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक इंडिया में क्या क्या बताया मैंने? कुछ भी डिफिकल्टी नहीं ना? इधर आओ, डांस करने आते हैं? एक बार सिखा देते हैं। वो ज़्यादा नहीं, ऐसी ये ऐसी बड़ा कमरिया लच के सही में डांस कर रहे हैं। कर वैसी कर, डांस नहीं करते बोल रहे, अरे तो खड़े रहे। दिस इज आवर इंडिया, फिजिकल इंडिया है अपना, ठीक है। हेड पार्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये क्या है? ईस्ट, वो क्या है? वेस्ट। समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूँ कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट में अगर कंट्रीज है, तो कुछ देश जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखने लायक है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ठीक है, तजाकिस्तान वगैरह वगैरह भी है, लेकिन आप 4 दिमाग में रखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। इतना समझा? जो कौन से पार्ट में आते हैं? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आ जाते हैं इसके नॉर्थ साइड में, टोटली नॉर्थ, ठीक है। तो जब नॉर्थ में आओगे तो ये ऊंचा वाला पार्ट दिख रहा है,
ये ऊंचा वाला पार्ट इसके कंधे में बैठा है नेपाल। कौन बैठा है? नेपाल। समझा? कहाँ बैठा है इसके? कंधे पे। ओके, तो यहाँ पर है नेपाल। अब थोड़ा आगे आओगे तो बीच में देखो ये गैलरी है, ठीक है। और गैलरी के बाद वापस से एक पार्ट यहाँ थोड़ा हल्का उठा होगा, देखो ये वाला। इसका नाम है भूटान। क्या है? नेपाल, भूटान। नेपाल, भूटान। और इन दोनों के ऊपर इनका पप्पा कौन? चाइना। कौन? समझ आ रहे? तो नेपाल, भूटान है, चाइना। समझा ना? तो ये नॉर्थर्न कंट्री है, किसकी? इंडिया की नॉर्थ कंट्री। कितना समझा? अब थोड़ा नीचे उतर जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। इस पार्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले अटैच एक देश मिलेगा जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो एकदम हार्ड वाला लैंग्वेज बोले, बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाजू में जब जाओगे तो आपको और भी कुछ कंट्रीज है, लाइक यहाँ पर बांग्लादेश के पास आपको मिलेगा म्यांमार, उसके बाद आपको फिलीपींस, उसके बाद आपको मिलेगा मलेशिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड वगैरह सब ऐसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब कंट्री ईस्टर्न कंट्रीज है। कौन से है? उसके बाद पैर पकड़ के लटका हुआ इसके, समझो, दो कंट्री। एक है श्रीलंका, जो पैर पकड़ के लटका बोलते हैं छोड़ना नहीं है भाई, गिर जाऊंगा। समझा ना? तो कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और उससे दूर नाराज होके बैठा हुआ एकदम लास्ट में कॉर्नर में एक देश। क्या नाम है उसका? कौन से देश से आया है? इंडिया का ही है ना कि बाहर का है? ओके, कौन सा है? थाईलैंड है, आई थिंक। टेक्स्ट बुक में देख लेना। आई थिंक थाईलैंड में, वो तो आइलैंड है, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलने का मतलब जो इसके नेबरिंग कंट्रीज थे वो क्लियर हुआ आपको? अब मैं बात करता हूँ ओशियन का। किसका? ओशियन का फिर सी। ओशियन और वेस्ट साइड में आपको मिलेगा अरेबियन सी। कौन मिलेगा? अरेबियन सी। इस साइड में मिलेगा बे ऑफ बंगाल। के नीचे लेटा हुआ है इंडियन ओशन। कौन है? इंडियन ओशन। पूरा पॉइंट क्लियर? Yes. कंट्री क्लियर? सी ओशन क्लियर? अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा एक टिप ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिया जो बहुत दूर पर है साउथ साइड में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इतना क्लियर हो गया? उस सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, उसका नाम है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। तो होप सो आप लोगों को इंडिया का जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन था वो पूरा का पूरा क्रिस्टली क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। ओके, तो इंडिया के पार्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं ना? हमें पसीना हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है अपना कौन सा? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। इसको भी सेम तरीके से बोलना है। नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री। तो नेम ऑफ कंट्री है, कंट्री का ये भी रिपब्लिकन कंट्री है। कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। उसके बाद कैपिटल ऑफ कंट्री। इसका हमारे इंडिया की तरह कंफ्यूजिंग नहीं है कि नाम कुछ और राजधानी कुछ और। इसका नाम और राजधानी सेम सेम है, ब्राजीलिया। क्या नाम है? ब्राजीलिया। समझा? क्या नाम है? ब्राजीलिया। क्या किया? ब्राजीलिया। समझा ना? ब्राजीलिया। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ द कंट्री इज है ना ब्राजीलिया। अब इसका अर्थ पर अगर लोकेशन देखेंगे हम लोग, तो अर्थ पर अगर लोकेशन आप चेक करोगे ना क्लास, तो आपको ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास थोड़ा सा पार्ट ऐसे ऊपर आया हो, बाकी पूरा हिस्सा ऐसे नीचे चला गया हो, ठीक है। और ये हिस्सा है पूरा कौन सा? ब्राजील, ठीक है। तो some part is lies in a northern hemisphere while most of part located in a southern hemisphere. Some part lies in a northern hemisphere while most of it located in a southern hemisphere. On an earth. समझ में आया? तो यहाँ पर द ब्राजील, ठीक है, द पार्ट ऑफ ब्राजील इज सम पार्ट ऑफ ब्राजील इज टू बी लोकेटेड इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील इज टू बी लोकेटेड इन अ सदर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? ऑन एन अर्थ, अर्थ के ऊपर इसका लोकेशन। अब ये कौन सा कॉन्टिनेंट था? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट।
तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप चेक करोगे ना तो इसको देखो कुछ इस तरीके से बताया गया है, ठीक ऐसे रहेगा। अब आप चेक करोगे तो इसको डायरेक्शन अगर मैंने दे दिया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कौन से हिस्से में है ये? नॉर्थ में। कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसका लोकेशन चेक करोगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ। क्या मिलेगा? नॉर्थ। तो इट इज लोकेटेड नॉर्थन पार्ट ऑफ एन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट इज लोकेटेड इन अ नॉर्थन पार्ट ऑफ एन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट इज लोकेटेड इन अ नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। टाइम बहुत दिन लगा है। ओके, तो पॉइंट समझे यहाँ पर। तो पहले नेम ऑफ कंट्री क्या है? रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। कैपिटल ऑफ कंट्री ब्राजीलिया। एक्सटेंशन की बात करें पहले लोकेशन की बात करें तो मैंने बोला इट इज लोकेटेड सम पार्ट ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने बोला इट इज लोकेटेड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इज इट क्लियर? सबको पूरा समझा? ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कुछ कंट्रीज जो है इसके बारे में, तो उसके पहले थोड़ा सा एक्सटेंशन भी इसका देखेंगे। एक्सटेंशन हम लोग टेक्स्ट बुक से उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक का पूरा पॉइंट आपको समझ गया, एंड का पूरा समझ गया, इसका भी क्लियर हो गया है। ओके, अब यहाँ पर अगर नेबरिंग कंट्री की मैं बात करूं तो नेबरिंग कंट्री में सबसे पहले शुरुआत यहाँ से अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले तो वेनेजुएला। कौन मिलेगा? ठीक है, कौन मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा सूरीनेम। कौन मिलेगा? सूरी अभी बोल नेम, समझा ना? जिसको सूरी नाम के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, गुएना है। कौन सा है? गुएना है। कौन सा है? पहला कौन सा? गुएना। यहाँ के पार्ट में मिलेगा आपको कौन? गुएना। फिर मिलेगा आपको फ्रेंच गुएना। कौन मिलेगा? फिर आपको मिलेगा सूरीनेम। कौन मिलेगा? फिर आपको मिलेगा कोलंबिया। कौन मिलेगा? कोलंबिया के नीचे मिलेगा कौन? पेरू। कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? पेरू कोई देश का नाम होता है क्या? है, ठीक है, तो पेरू भी एक कंट्री है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा बोलिविया। कौन मिलेगा? पहला कौन? गुएना। कौन? फिर फ्रेंच गुएना। कौन? ठीक है, गुएना, फिर फ्रेंच गुएना, फिर सूरीनाम, फिर कोलंबिया। कोलंबिया के बाद पेरू के बाद बोलिविया। कौन? बोलिविया। कौन? उसके नीचे उतरोगे तो आर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना है। कौन है? कौन है? समझा? तो यहाँ पर ये कुछ उसके बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए देश के नाम बताए मैंने आपको। ठीक है, इसमें दो देश और है जो उसके बॉर्डर लाइन पर नहीं आते। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे आते हुए देश थे वो मैंने बता दिया आपको। दो देश ऐसे जो इसके बॉर्डर लाइन पे नहीं आते, उनका नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। पहला का नाम क्या है? चिली। क्या नाम है? दूसरे का नाम है इक्वेडोर। क्या है? चिली एंड इक्वेडोर, two countries which not located on a border line of an ब्राजील, जो ब्राजील के बॉर्डर लाइन पर नहीं आते। इतना समझा? यही दो ऐसे देश है ब्राजील में जो उसके बॉर्डर लाइन पर नहीं आते। बाकी सब जितने भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश है वो सब इसके बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं। इतना समझा? ओशन की अगर मैं बात करूं, एक ही ओशन है इसके पास। समझा ना? एक ही ओशन है, ये पूरा यहाँ से लेके ऐसे फैला हुआ यहाँ तक। इसका नाम है अटलांटिक ओशन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशन। पूरा अटलांटिक ओशन है। अब इसको ना क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। हाफ हिस्से को नॉर्थ बना दिया, हाफ हिस्से को साउथ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एज पर कोस्ट उसको डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो है तो एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही टाइप का ओशन। उसका नाम है अटलांटिक ओशन। इसके दूसरे साइड में ओशन विशन नहीं है, इसके इस साइड ओशन है। ब्राजील के दूसरे साइड में कौन मिलेगा? देश मिलेंगे। समझ जो मैंने बताया, देखो ऐसे चालू किया था, ऐसे ऐसे। तो ब्राजील के ईस्ट साइड में जो है वो आपको क्या मिलेगा? टोटली ओशन मिलेगा। इसके वेस्ट साइड में ओशन नहीं है। लेकिन इंडिया को हम लोग देखो अगर चेक करेंगे, अरेबियन सी था, नीचे इंडियन ओशन था और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। इसका 3 पार्ट कवर था किससे? ओशन और सी से। वन साइड इसका लैंड था। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज, इंडिया को क्या बोलते हैं इसकी वजह से? इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट है। क्या है? सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? जिसका हिंदी में इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसका एक हिस्सा जमीन वाला और 3 हिस्सा पानी वाला हो, उसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं।
इतना समझा? लेकिन इसका जो है वन साइड ही क्या है, पूरा टोटल ओशन है। पॉइंट क्लियर, जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। यहाँ पर वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। इज इट क्लियर क्लास? पूरा का पूरा ओके। नाउ अब मैं थोड़ा सा पार्ट और आगे लाता हूँ और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी आपको याद है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इंडिया अप्रॉक्सीमेट 150 year under the British rule, ठीक है? इंडिया was under the British rule approximate 150 year। ये सबको पता है कि भारत देश जो है वो लगभग 150 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, बराबर है? तो आपको वही लाइन रिपीट करना है कि इंडिया was under the British rule approximate 150 years। 150 years समझा? इंडिया गॉट एन इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ, भारत देश को आजादी मिली कौन से ईयर में? 1947 में। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ 1947। इज इट क्लियर? पहला दो लाइन हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर का इस साल का, ठीक? तो आपको बता रहा हूं मैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल approximate 150 year and it got independence in a year of the 1947, ठीक है? अब after the independence India faced the several problems। आजादी मिलने के बाद भी इंडिया को कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ा, ठीक है? बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा था, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या बोला कि इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर इंडिपेंडेंस इंडिया फेसेस सेवरल प्रॉब्लम सच एज, जैसे कि एक ग्रेट फैमिन, बहुत ज्यादा अकाल सूखा पड़ जाना, ठीक है? तो अकाल पड़ गया था, एक प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा था इंडिया को, यानी ग्रेट फैमिन। क्या बोला? ग्रेट फैमिन। और दूसरा है वॉर्स, 3 वॉर्स। कितने वॉर? 3 वॉर्स। 2 वॉर पाकिस्तान के साथ में और एक चाइना के साथ में, ठीक है? तो टोटल मैंने बोला यहाँ पर इंडिया फेसिंग द सेवरल प्रॉब्लम्स आफ्टर गेटिंग एन इंडिपेंडेंस। आजादी मिलने के बाद भी भारत को 3 समस्याओं से गुजरना पड़ा, या 2 समस्याओं से गुजरना पड़ा, दैट इज मैंने बोला 3 वॉर्स एज वेल एज ग्रेट फैमिन, ठीक है? इवन दो इंडिया इज टू बी कंसीडर द मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी भारत देश को दुनिया का एक विकसनशील देश के रूप में देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है? एंड यंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एन मोर, भारत देश में यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज यूथ कंट्री। इसके लिए हम लोग भारत देश को एक यूथ कंट्री के रूप में भी जानते हैं, इतना समझा? तो इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्लियर हुआ। India got independent in a year of 1947. It was under the British rule approximate 150 years. After independent, India faced the several problems such as wars and great famines. Even though India is considered as a greater developing countries in the world, and उसके बाद मैंने बोला कि जो इंडिया है, the number of population, youth population is more in an India, that's why it is called as youth country, ठीक है? इसके लिए इसको हम लोग youth country के नाम से जानते हैं, and it is to be considered as or reviewed as a world market। इसको हम लोग एक वर्ल्ड मार्केट रूप में देखते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, या डेवलपिंग मार्केट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है? ये हो गया इंडिया का पॉइंट क्लियर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लास्ट पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ आपका चलने जा रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील, ठीक है? तो एज लाइक इंडिया, भारत देश की तरह, दैट वाज आल्सो अंडर द रूल, ये भी किसी के गुलामी में था, दैट इज पोर्चुगीज। किसके रूल में था ये? पोर्चुगीज। तो मैंने बोला यहाँ पर ब्राजील वाज अंडर द पोर्चुगीज रूल अप्रॉक्सीमेट 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल। भारत देश अगर 150 साल तक था ना, तो वो 300 साल तक गुलामी में थे उनके, ठीक है? तो यहाँ पर ब्राजील वाज अंडर द पोर्चुगीज रूल अप्रॉक्सीमेट 3 सेंचुरी और 300 इयर्स, ठीक है? इट गॉट इंडिपेंडेंस इन अ ईयर ऑफ 1822। इसको आजादी मिली, कब मिली? 1822 में मिली। पॉइंट समझा? तो मैंने बोला इंडिया
Brazil got independent in our year of 1822. यहाँ तक में कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कोई ये बताएगा कि जो ब्राजील है that was under the which rule? Portuguese. How many years? 3 century 300 years. It got independent in a year of 1822. ठीक है. After the independent, but यहाँ पर आजादी मिलने के बाद भी it also faced the several problem. इसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. That is, मैंने बोला वो प्रॉब्लम था फाइनेंशियल क्राइसिस. क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस. तो वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया गया, फाइनेंशियल क्राइसिस. इतना समझा. उसके बाद मिलिट्री, या फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर मिलिट्री जो रूल था ना, या मिलिट्री गवर्नमेंट इज ना पॉपुलर रूल. वहाँ के लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद था. मतलब जो मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ के सरकार को चलाए, वहाँ के देश को चलाए, तो इसके लिए वहाँ पर मिलिट्री लॉ या मिलिट्री रूल वॉज पॉपुलर इन ब्राजील. ब्राजील में मिलिट्री लॉ, मिलिट्री रूल जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. दैट इज फ्रॉम 1932 लेके 1985 तक. 1930 से लेके कितना? 1985. ठीक है. अप्रॉक्सीमेट 50 to 55 ईयर अगर देखा जाए तो 50 से 55 साल. ठीक है. तो मिलिट्री लॉ इज ना पॉपुलर इन ब्राजील. मिलिट्री लॉ जो था वो वहाँ का क्या था? पॉपुलर था. एंड ब्राजील इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री. ब्राजील भी क्या है? डेवलपिंग कंट्री. पॉइंट समझ गया क्लास? उसके बाद मैंने बोला इट इज ऑल्सो लुक्ड एज अ ग्लोबल मार्केट टू. इसको भी एक ग्लोबल मार्केट के रूप में देखा जा रहा है इन एंड वर्ल्ड. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ब्राजील का पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टली क्लियर हो गया. ओके. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. जितना भी पढ़ा है मैंने, एक बार अगर टेक्स्ट बुक लाए हो देख लो, और नहीं लाए हो तो जस्ट मेमोराइज कर लो. फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और जैसा कि मैंने चैलेंज किया था आने के पहले ही कि मैं टेक्स्ट बुक नहीं खोलने दूंगा और फिर भी आप उसके आंसर दे पाओगे, तो वो मैं पूरा करूंगा. ठीक है. सोच लो. अगर टेक्स्ट बुक लाए हो तो एक बार देख लो जो मैंने पढ़ा है, क्या जो मैंने बताया वो लाइन टू लाइन वैसे ही है. चेक करो. इसको ऑप्शन